मैं अरुण झा आपका इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपके अपने चैनल में हम लोग बात करेंगे यूपीपीएससी लेक्चरर की, जिसमें हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में 45 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर सके थे। आज हम लोग 46 के बाद के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो आप लोग देखेंगे 46 क्वेश्चन यूपीपीएससी लेक्चरर का क्रम से हम लोग लाइन से क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं, जितने भी परीक्षा में क्वेश्चंस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो YouTube पर एक्चुअली लाइव आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, कुछ कनेक्टिविटी के कारण से, है ना। इसके कारण से मैं YouTube पर लाइव नहीं आ पाया और आपको इस तरीके से वीडियो अपलोड करके दे रहा हूं। तो आप लोग जब भी ये वीडियो को देख रहे हैं तो आप एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से नोट करेंगे, है ना, एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से लगाते हैं। यहां पर आपको सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, अ रेजिस्टेंस वायर स्ट्रेन गेज विथ अ गेज फैक्टर ऑफ 2, यानी गेज फैक्टर की वैल्यू आपको कितनी दे दी गई दोस्तों? गेज फैक्टर की वैल्यू आपको दे दी गई यहाँ पे 2, गेज फैक्टर की वैल्यू आपको 2 दे दी गई। ठीक है, ये गेज फैक्टर है, जो कि इसकी वैल्यू किसकी है? ये आपकी गेज फैक्टर की वैल्यू होती है। ठीक है, इज बॉन्डेड टू द स्टील स्ट्रक्चर मेंबर सब्जेक्टेड टू अ स्ट्रेस ऑफ, यानी कि ये आपको क्या दे दिया? स्ट्रेस दे दिया गया। स्ट्रेस कितना दे दिया? 100, है ना, मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज, यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसी को हम लोग यंग कांस्टेंट भी बोल देते हैं मित्रों। क्या बोल देते हैं? यंग कांस्टेंट, इसको यंग कांस्टेंट ही बोल देते हैं। द परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ गेज रेजिस्टेंस ड्यू टू द अप्लाइड स्ट्रेस विल बी, यानी कि आपको क्या निकालना है? परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ गेज रेजिस्टेंस, यानी कि आपको यहाँ पे कितना परिवर्तन आया ये फाइंड करना है, यानी कि आपको यहाँ पे डेल्टा आर इन परसेंटेज प्राप्त करना है। इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे निकालना है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? देखिए बहुत आसान है, इसको किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं ये आप अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन आपके लिए ऊपर कर दे रहा हूं और इसके सॉल्यूशन को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो बहुत अच्छे से आप लोग एक एक चीजों को समझना। ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि हाँ सर आपने यहाँ पे क्वेश्चन हमको बता दिया है और यहाँ पर आपको सॉल्व करना है बस एक एक कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, जो मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा था, आपको जानकारी दे रहा था। तो चलिए मैं क्वेश्चन को यहाँ पे लेफ्ट में थोड़ा सा शिफ्ट कर दे रहा हूँ, और ताकि हम लोग आराम से एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे समझ के यहाँ पे सॉल्व कर पाएँ। तो देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, जो कि आप क्वेश्चन को समझ भी गए होंगे कि इसमें दिया क्या है। तो चलिए हम लोग बात करेंगे किस तरीके से हम लोग इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे, निकालने वाले वो आप अच्छे से देखना। देखिए इस क्वेश्चन में बोला था कि गेज फैक्टर आपको कितना दे दिया? गेज फैक्टर की वैल्यू दे दी गई 2, है ना। गेज फैक्टर की वैल्यू आपको कितनी दे दी गई मित्रों? गेज फैक्टर की वैल्यू 2 दे दी गई। इज बॉन्डेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस आपको कितना दे दिया? यहाँ पर स्ट्रेस की वैल्यू हमें दे दी गई है 100 मेगा, यानी कि 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि आपको y की वैल्यू दे दी गई है, कितनी दे दी गई है? 200 गीगा। गीगा मीन्स हो गया आपका 10 की पावर, है ना, 9, 10 के पावर 9, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आगे बोला है परसेंटेज चेंज इन, यानी कि आपको डेल्टा आर इन परसेंटेज ये आपको यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है ना, तो ये आपको फाइंड करना है। आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए तो अगर हम लोग इसकी वैल्यू निकालना कैसे निकालेंगे? आपको मालूम है y बराबर होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, है ना। y बराबर क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेन। तो अपने पास y कितना है? y यंग मॉडुलस होता है 200 इंटू 10 टू दी पावर 9 आप कर देंगे। स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है? 100 इंटू 10 टू दी पावर 6 अपॉन स्ट्रेन कितना है? स्ट्रेन आपको निकालना है, इसे हम लोग एप्सिलॉन से डिनोट कर देते हैं। तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू आपके पास हो गया 100 है इंटू 10 की पावर 6, यानी कि 100 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन सर यहाँ पे होगा 200 इंटू 10 की पावर 9, यही होगा आपका। देख लीजिए इतना होगा। और आपने जब देखा इसको सॉल्व किया तो आपके पास आया 1/2 और 10 की पावर -3, 1/2 10 की पावर -3 आपको यहाँ पे मिल गया। इसके अनुसार जब आपको स्ट्रेस दिया था आपने स्ट्रेन निकाल लिया, ये कंडीशन के अनुसार। ठीक है, तो अब अपने पास एक फॉर्मूला और होता है गेज फैक्टर। गेज फैक्टर बराबर क्या होता है? डेल्टा आर अपॉन स्ट्रेन। तो गेज फैक्टर आपको 2 दिया है। अब डेल्टा आर की यहाँ पे बात करें मित्रों, तो यहाँ पे डेल्टा आर की वैल्यू अपन को निकालना है।
ठीक है, अपॉन आर अपन को पता नहीं कितना होगा, स्ट्रेन अपने पास है 1/2 इंटू 10⁻³ ये अपने पास है। तो इसका अगर आप गुणा कर देंगे तो डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल टू आपको मिल जाएगा 10⁻³ है ना। आपसे परसेंटेज में पूछा गया है, तो अगर यह कोई भी वैल्यू अपन से अगर परसेंटेज में पूछे तो हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100%, परसेंटेज में पूछा है ना आपसे, तो आपको ये निकालना है, यानी कि 10⁻³ इंटू 100%। तो जैसे ही आप इसको आपने सॉल्व किया तो आपके पास आया 0.1 यानी कितना परिवर्तन आ जाएगा, 0.1 का परिवर्तन आ जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, है ना, डी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना। नोट कर लीजिए सभी इसको, नोट कर लीजिए सभी लोग। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया इसको किस तरीके से हमने क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ऐसे हम लोगों को क्वेश्चन को डील करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अब हम लोग। अगला क्वेश्चन बोला है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फॉर अ वेंडर गाफ जनरेटर कैरिंग अ चार्ज ऑफ इतना। ठीक है सर, कैसे क्वेश्चन को डील करना है समझेंगे। दिया क्या है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, है ना। आपको चार्ज दे दिया गया, तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास मित्रों, E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r²। तो यहाँ पे 1/4πε0 हम लोग जब पूरा सॉल्व करते हैं तो आपके पास आता है 9 इंटू 10⁻⁹। चार्ज आपको यहाँ पे दिया गया है, चार्ज कितना है 1 इंटू 10⁻⁶ अपॉन आर है अपने पास डिस्टेंस, यानी कि 2 का स्क्वायर कर देंगे, है ना, तो आ जाएगा 4। तो जैसे हम लोग 4 है और इससे कैंसिल आउट करेंगे तो 4 दूनी 8 यानी कि 2.25 इंटू यहाँ पे मिलेगा 10⁻3। तो 2.25 इंटू 10⁻3 यानी कि इतना अपन को यहाँ पे कंडीशन के अनुसार प्राप्त हो गया। ठीक है, इतना अपन को यहाँ पे प्राप्त हो गया। तो कितना आंसर है 10⁻3। तो यहाँ पे ऑप्शन ऐसा कुछ दिया है क्या, 2.25 इंटू 10⁻3। देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं 9 इंटू 10⁻9 आता है ना, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। तो नोट कर लीजिए, तो आंसर इधर पे 2.25 के समथिंग यहाँ पे आंसर मिलना चाहिए। एक बार मैं क्वेश्चन को करेक्ट देख लूँ, क्वेश्चन करेक्ट है, हाँ क्वेश्चन करेक्ट है अपना। तो यहाँ पे इसके अनुसार हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा, कहीं पावर में दिक्कत आ रही है क्या, ओके ओके ओके। तो यहाँ पर था आपका 10⁻⁻6, ये -6 नहीं होगा, ये 6 प्लस का है ना। ये क्वेश्चन गलत दिया है इन लोगों ने, ये प्लस का है। तो यहाँ पे दोस्तों कितना आ जाएगा, अगर ये प्लस का है तो हम लोग आसानी से इसको लिख देंगे। फिर इसका रियल आंसर फिर क्या आएगा इस स्थिति में, फिर इसका आंसर आ जाएगा 2 इंटू 25 इंटू 10⁻15, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये आपका प्लस का होना चाहिए, ये गलत टाइप कर दिया था इन लोगों ने। ठीक है ना, तो इसके अनुसार कितना आएगा 2.25 इंटू 10⁻15। तो 2.25 इंटू 10⁻15 ए ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। तो हम लोग क्लियर हो गया कि इसका ये आंसर है ना, ये नहीं हो सकता। इसका आंसर ये कब होगा, ये जब होगा जब अपन को गिवन है 10⁻+6। ये कब होगा, जब 10⁻−6 है। हालांकि इसमें ऐसा कोई ऑप्शन अपने पास था नहीं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप लोग एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे, समझते जा रहे होंगे। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए ये क्वेश्चन आप देख लीजिए बहुत अच्छे से। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, इस क्वेश्चन में बोला है अ शंट ऑफ अ 200 ohms रेजिस्टेंस यूज्ड विथ अ गैल्वेनोमीटर ऑफ 1000 ओम रेजिस्टेंस, यानी कि गैल्वेनोमीटर जो है उसका रेजिस्टेंस 1000 है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे 1000 दिया गया है। ठीक है, और इसमें 200 ओम जो रेजिस्टेंस दिया है वो शंट रेजिस्टेंस है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस ऑफ गिवन द मल्टीप्लाइंग पावर ऑफ। तो आपको कंडीशंस निकाली गई है। ठीक है ना, चलो हम लोग इसको देखते हैं। मल्टीप्लाइंग पावर फैक्टर और पावर वैल्यू कितनी थी 50। तो देखिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करूंगा ताकि हम लोग साइड में इसका सॉल्यूशन अच्छे से कर पाए। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे छोटा सा कर दूंगा ताकि हम लोग इसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन को अच्छे से समझ पाए। ठीक है, चलिए तो मैं आपके लिए इतना कर रहा हूं, ध्यान से आप समझेंगे एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है ना, एक एक चीज यहां पे देखेंगे। देखिए आपको शंट ऑफ
200 ओम रेजिस्टेंस यूज विद अ गैल्वेनोमीटर ऑफ 1000 ओम रेजिस्टेंस। यानी कि आपको एक 1000 ओम का रेजिस्टर दिया है, ये 1000 ओम का रेजिस्टर है, ठीक है, और इसके संट में क्या है, RSH है, ठीक है। इसे बोलेंगे हम लोग RM, मीटर का रेजिस्टर, इसे बोलेंगे RSH। और इस RSH की वैल्यू कितनी है आपके पास, 200 ओम। क्या है भैया, 200 ओम, इसकी 200 ओम है, ठीक है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस टू गिव अ मल्टीप्लाइंग पावर ऑफ 50। तो कह रहे शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू तब क्या होगी जब मल्टीप्लाइंग पावर 50 हो। तो देखो जब 50 हो तब क्या होगी, यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो इसी क्वेश्चन में, ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे इस क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है। तो यहां पर ये दिया गया और फिर अगली क्वेश्चन दिया गया, ये तो आपका यानी कि सेम है, 1000 ओम ही है, ठीक है। कह रहे इस RSH की वैल्यू कब क्या होगी, जब M की वैल्यू आपको कितनी दी गई हो, 50 दी गई हो, M की वैल्यू 50 दी गई हो। तो आपको पता होना चाहिए M क्या होता है, ये I है, ये आपका IM है। इसी प्रकार से ये आपका I है, ये आपका IM है। तो अभी हमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं मालूम। देखो क्वेश्चन को कितना घुमाया गया है ना, कितनी अच्छी तरीके से। तो यहां पर अपन को मालूम है फॉर्मूला क्या होता है, RSH = RM अपॉन M-1, ये आपके पास फॉर्मूला होता है ना। अमीटर के केस में हम लोग जब भी बात करते हैं तो ये बेसिक फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर RSH की वैल्यू आपको दे दी गई है 200, है ना, और ये आपकी 1000 है, तो M-1, तो इस स्थिति में M-1 = ये हो गया आपका 5, और M की वैल्यू निकल के आ गई दोस्तों 6। M की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 6। कह रहे M की वैल्यू अगर 50 हो, कितनी हो मित्रों, M की वैल्यू अगर 50 हो तो RSH बताइए। तो हमें एक रिलेशन यहाँ पे पता चला कि पहली कंडीशन दी थी, बाद में दूसरी कंडीशन, फिर हमें रिलेशन क्या पता चला, रिलेशन ये पता चला जब आपको मालूम है कि ये अपने पास फॉर्मूला होता है RSH = RM अपॉन M-1, तो हम लोग लिख सकते हैं कि पहली कंडीशन में RSH1 अपॉन RSH2 बराबर, यहाँ पे नीचे हो जाएगा M-1, ऊपर हो गया M-1, लेकिन ये हो जाएगा आपका M1-1, ये M2-1। तो अगर आप इसको बहुत अच्छे से समझें, एनालिसिस हम लोग अगर अच्छे से करें, तो आप जान पाएंगे कि RSH1 की वैल्यू आपको दे दी गई है कितनी, 200, और आपको RSH2 निकालना है, यानी कि, है ना, हम बोल सकते कि नहीं, ये दूसरी कंडीशन में। तो M1 कितना दिए थे, M1 कितना निकाला हम लोगों ने, ये जो निकाला ये क्या निकला, M1 निकला। ये क्या निकला दोस्तों, इसका मतलब ये M1 निकला। तो कितनी वैल्यू हो गई, 6, 6-1, तो M2-1, ये कितना हो गया अपने पास, ये हो गया 50-1। इसको 50-1 में मैं यहाँ पे बोल दूंगा। तो यहाँ पे इसी को हम लोग लिख सकते हैं 49/5 लिख सकते हैं दोस्तों, 49/5 हम इसको लिख सकते हैं। तो RSH2 की वैल्यू कितनी आएगी, आपसे ये पूछी गई है। तो RSH2 बराबर 200 × 5/49। तो आपके पास कितना हो जाएगा, जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 1000/49, 1000/49। और 1000/49 करेंगे तो इसे काटने पर, सॉल्व करने पर आएगा 20.4 ओम। कितना आएगा, 20.4 ओम। तो ये आपका UPPSC लेक्चरर का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेपर फर्स्ट का बहुत ही शानदार क्वेश्चन मेजरमेंट में अमीटर वाले पार्ट से दोस्तों पूछा गया था, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया बहुत आसान तरीके से, है ना। सभी लोग इसको नोट कर लेंगे, एक एक क्वेश्चन को, एक एक कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है ना। अच्छे से इसको नोट कर लेंगे, ये आपको आई होप क्लियर अच्छे से हो गया होगा, ठीक है। नोट करो सभी लोग। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन हम लोगों को डील करना है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक लेवल के, बिल्कुल लाइन से जो हम लोग क्वेश्चन लगाते जा रहे हैं। आप चाहे पेपर भी देखेंगे तो आप भी बोलेंगे हाँ सर, आप बिल्कुल कंटिन्यू वे में आपने टाइप करवाया और एक एक क्वेश्चन हम लोग को आप आराम से डील कर रहे हो, सॉल्व करा रहे हो, समझा रहे हो, ठीक है ना। चलो इसको देखेंगे। अ पॉइंट चार्ज ऑफ अ 10⁻⁹, इसको देख लेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको भी हम थोड़ा छोटा करेंगे, है ना, हर क्वेश्चन को, तो ताकि आपको साइड में सॉल्यूशन एक अच्छे से हम इसमें आपको बता पाए, ठीक है। ठीक है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। यहां पर चलिए क्वेश्चन में क्या बोला, अ पॉइंट चार्ज ऑफ अ 10⁻⁹
कूलम इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट ए इन द फ्री स्पेस, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2.30 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द चार्ज ए विल बी। कह रहे ए की वैल्यू क्या होगी, ध्यान देना, पॉइंट चार्ज ए पर, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ए की वैल्यू नहीं पूछी, पॉइंट ए पर, किसी ए पॉइंट पर क्या होगी। तो देखो ध्यान से हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। हम लोग पढ़ते थे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, आपका ये कोई पॉइंट है ए, है ना, ये कोई पॉइंट है, इसे P बोल देंगे, इस पॉइंट को हम लोग दोस्तों Q बोल देंगे, ठीक है ना। तो ए पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालना है और इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 20 सेंटीमीटर, है ना, और इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है आपकी कंप्लीट 30 सेंटीमीटर। तो हमें एक को ए के रिस्पेक्ट में, PQ के रिस्पेक्ट में AQ के बीच का बताना है, यानी कि ए पर बताना है, मेन तो ए पर है। तो V इक्वल टू आप बोल देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन, है ना, Q अपॉन, वैसे R आता था लेकिन यहाँ पे 2 डिस्टेंस दे दिया, तो हम लोग बात कर देंगे यहाँ पे कुल मिला के कंडीशन यहाँ पे ले लेंगे R, इसे बोल देंगे R PQ के रिस्पेक्ट में। तो 1/R PQ क्या होता था, 1/RA माइनस 1/RB, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, या 1/RP माइनस 1/RQ। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये पूरा होता है 9 × 10⁹, है ना। Q की वैल्यू आपको कितनी दी गई मित्रों, 10⁻⁻⁹। और यहाँ पे इसका मतलब हो गया R PQ का मतलब कुल मिला के हम लोग लिख सकते हैं, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप मित्रों, यहाँ पे आप लिखेंगे 1/, कितनी डिस्टेंस है, 20 से 30 जा रहे हैं, तो 20 माइनस 1/30, ठीक है। तो इसको अगर कैलकुलेट करें तो आएगा 9 और इसको 30 माइनस 20, तो ऊपर मिलेगा 10 अपॉन नीचे आ जाएगा 600, ठीक है। नीचे कितना आ गया आपका, नीचे आ गया 600, तो आपके पास बन गया ये 90/600, ठीक है। ध्यान देना कहीं पावर में तो कोई गड़बड़ नहीं हो रही किसी प्रकार की। हाँ, यहाँ पे ये जो दिया गया है ये आपका सेंटीमीटर में है, कितना दिया दोस्तों, सेंटीमीटर में, तो आपको ये सेंटीमीटर को जो दिया है ये मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो नीचे हम लोग लिख सकते हैं 10⁻⁻2 और ये ऊपर जाएगा तो आपका 10⁻2 बन जाएगा, यानी कि आपके पास ये 00 और लग गए। तो अब जब कैंसिल आउट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 15, यानी कि अपन को 15 मिल गया। दैट मीन्स आंसर क्या करेक्ट होगा आपका, आंसर 15 कितना आ जाएगा, 15 वोल्ट। 15 वोल्ट विल बी योर करेक्ट आंसर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, है ना। नोट करते जाएं सभी लोग, कितने शानदार क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। बस आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से, डाईपोल ट्राईपोल पूछ ले तो आना चाहिए। यही आपको ट्राईपोल में पूछ सकता था, तो आप पता क्या करते, फिर यहाँ पे R² करते नीचे पोटेंशियल में, यस। अगर क्वाड्रीपोल होता तो आप R का स्क्वायर करते, क्योंकि डाईपोल के केसेस होते हैं ये सब, तो नॉर्मल R आता है। तो उसकी कॉन्सेप्ट मैंने बताए हुए हैं ऑलरेडी क्लासेस में। ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। क्या पूछा गया है देखेंगे, कह रहे आ 0 to 200 वोल्ट मीटर हैज अ गारंटेड एक्यूरेसी ऑफ 1%, यानी कि एक्यूरेसी आपको 1% की दे दी गई है, ठीक है। आपको निकालना है लिमिटिंग एरर। क्या निकालना है दोस्तों, लिमिटिंग एरर। तो आपका फॉर्मूला होता है लिमिटिंग एरर का, लिमिटिंग एरर इक्वल्स टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन इनटू एक्यूरेसी अपॉन ट्रू वैल्यू, है ना, इनटू 100%। तो हम लोग इसको लगा देंगे, तो अपने पास फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन आपके पास 200, कितना है 200। एक्यूरेसी है 1%, यानी कि 1/100 रख देंगे आप, अपॉन ट्रू वैल्यू दोस्तों आपको दी गई है 50, कितनी दे दी गई 50, और ये आपके पास 100। तो आप 100 से 100 कैंसिल कर देंगे, 50 से 50 से एक 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आएगा आपके पास 4%। कितना आएगा 4%, यानी कि ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन जेईई के एग्जाम में काफी पूछे गए हैं, ठीक है। जो भी बच्चे पहली बार इन सब चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, वो इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझे, एक एक क्वेश्चन को समझे,
क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि परीक्षा में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और उन क्वेश्चंस को आपको कैसे डील करना है ना। मेरी बातें समझ में आपको आ रही होंगी अगर आप अच्छे से स्टडी कर रहे हैं तो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अकॉर्डिंग टू गॉस, किसके अकॉर्डिंग? गॉस। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट, है ना, ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी ओवर अ क्लोज सरफेस कंटेनिंग चार्ज क्यू इज आ। देखो आपको मैं क्वेश्चन का मतलब समझाऊं पहले तो। देखिए आपको अगर मतलब समझ में नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, किसके अकॉर्डिंग? गॉस के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं। किसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं मित्रों? ये गॉस के अकॉर्डिंग। ध्यान से समझना, जब भैया गॉस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं तो गॉस थ्योरम क्या होती? गॉस थ्योरम क्या होती? गॉस कहता है साइन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एस इक्वल्स टू चार्ज इंटीग्रल ऑफ रो बी डी बी। ये फॉर्मूला है गॉस थ्योरम का। किसका है ये? गॉस थ्योरम का। गॉस थ्योरम कहती है किसी भी एक संपूर्ण आयतन में, किसी भी कंप्लीट वॉल्यूम में जो टोटल चार्ज होता है वो उसमें चार्ज किसके बराबर होगा? ये आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के सरफेस एरिया के बराबर होता है। तो यहां पर ये कंडीशन होती है किसकी? फ्लक्स लिंकेज की। किसके साथ होती है? चार्ज के साथ। इसको बोलते हैं गॉस थ्योरम। तो आपको मालूम है कि आपके पास एक कंडीशन आ जाती है यहां पे कि इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एस बराबर क्यू, यानी कि चार्ज, और डी बराबर हमारे पास होता है एप्सिलॉन नॉट ई। एप्सिलॉन आर की वैल्यू तो 1 हो जाती, तो यहां पर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई इंटू डी एस बराबर क्यू, और यहां पर अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस बराबर आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अब देखिए क्वेश्चन में यही बोल रहा है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। किसके अकॉर्डिंग? गॉस के अनुसार। कह रहे सरफेस इंटीग्रल ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। तो ये आपका क्या है? ये डी क्या है? इसे बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलेंगे मित्रों? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया है। तो सरफेस इंटीग्रल, ये कौन सा इंटीग्रल है? इसे बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल, और सरफेस इंटीग्रल हम इसको बोलते हैं, ठीक है ना। और ये कैसा होता है? इनक्लोज्ड होता है। अभी मौका लगेगा तो मैं आपको बता दूंगा इनक्लोज्ड, क्लोज, ओपन लूप, ये सब क्या है, इसमें इंटीग्रल में क्या मतलब होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी ओवर अ क्लोज सरफेस कंटेनिंग, क्लोज सरफेस, है ना, कंटेनिंग अ चार्ज क्यू इज, यानी कि क्यू चार्ज के लिए कितना होगा। तो बेसिक तो ये होता फॉर्मूला डी डी एस बराबर क्यू, लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेंसिटी, है ना, ओवर क्लोज्ड सरफेस। क्लोज सरफेस के लिए पूछा है कंटेनिंग चार्ज क्यू। क्यू चार्ज को अगर वो कंटेनिंग करें तो किसके बराबर होगा। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन एक कंफ्यूजिंग वे में था कि इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एस बराबर लोगों ने क्यू लगा दिया, लेकिन यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का कौन सा नॉर्मल कंपोनेंट की बात की गई है। देखो क्वेश्चन को थ्योरेटिकल थोड़ा सा समझना पड़ता है। अगर क्वेश्चन हमें समझ नहीं पाए तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन गड़बड़ कर देंगे और आप ये डी डी एस क्यू के बराबर लगा के आ जाएंगे, ए ऑप्शन यहाँ पे सही करके आ जाएंगे, जो कि यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, क्वेश्चन गड़बड़ आपका कर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी यहाँ पर ई भी दिया गया क्वेश्चन में, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी ई दिया था। तो अगर यहाँ पे ये सब नहीं दिया, अभी क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन में यहाँ पे ई लगा हुआ है। जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी ई ओवर अ क्लोज सरफेस, यानी कि आपको अगर ई दे दिया गया तब बताना है कितना होगा। अगर ये ई शब्द नहीं दिया तब तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एस, क्योंकि यहाँ पे दिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी तो नॉर्मल डी होता है ना, डी होता है, तो यहाँ पर फिर डी डी एस बराबर क्यू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी ई लगा है ओवर अ क्लोज सरफेस, यानी कि आपको इंटीग्रेशन ई डी एस चाहिए, यानी कि ये चाहिए। लोग यहाँ पे ज़्यादातर अगर जिनको बहुत अच्छा आइडिया भी है वो भी इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे, और ये दिल्ली मेट्रो जैसी परीक्षाओं में कई बार आया है, ठीक है ना। इसको सभी बच्चे नोट कर लेंगे।
है ना, सभी ने इसको अच्छे से नोट कर लिया होगा। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया और शानदार क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे दिया गया। इसको हम लोग थोड़ा छोटा करेंगे ताकि हम इसमें साइड में आपको इसका पूरा सॉल्यूशन आपको अच्छे से दे पाएं। ठीक, चलो इसको समझेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार। इसी टाइप का एक क्वेश्चन आया था जो कि मैंने ऑलरेडी आपको सॉल्व कराया था, फिर भी हम लोग इसको समझेंगे। क्या दिया है, अ करंट ऑफ अ -8 + 6 साइन -8 + 6 साइन ओमेगा टी + 30 ये दिया गया है। तो रीडिंग काहे की निकालना आपको, इसमें रीडिंग हमको निकालना है पीएमएमसी की, है ना, और ट्रू आरएमएस मीटर एंड मूविंग आयरन मीटर, इनकी रीडिंग निकालना है। तो ये चार अपन को ऑप्शन दिए हैं अलग अलग, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आपको दिया क्या है, एक करंट दे दिया गया और हमें अगर इस करंट को हम पीएमएमसी में दें यानी कि परमानेंट मूविंग कॉइल में दें, या फिर हम ट्रू वैल्यू इसकी है ना पीएमसी दें यानी कि हम आरएमएस मीटर निकालें यानी कि वाट मीटर में दें, या फिर मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में दें, तो करंट की रीडिंग क्या आएगी यहाँ पे, ये अपना इतना फाइंड करना है। चलो अपन देखते हैं इसको, है ना, इसको अपन समझते हैं। तो आई बराबर भैया अपन को कितना दे दिया गया, आई बराबर दिया है -8 + 6 साइन और ब्रैकेट में ओमेगा टी + 30, ओमेगा टी + 30 ये अपन को दिया गया। ठीक है साहब, इतना आपको यहाँ पे दे दिया गया, ध्यान से समझेंगे, इतना आपको यहाँ पे दे दिया गया। तो हमें ये बताइए, अगर हम पीएमएमसी में दें, आपको मालूम है ये कैसी वैल्यू है, डीसी वैल्यू है। ये आपको कैसा है, एसी सिग्नल दिया गया, एक डीसी है एक एसी है, एक डीसी दिया एक एसी दिया अपन को। तो ये डीसी दिया और ये एसी दिया, तो डीसी में कौन सी वैल्यू मिलेगी आपको, पीएमएमसी में रीडिंग मिलती है, और इसमें कौन सी, यानी कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। और एक आपसे पूछा है आरएमएस मीटर, तो आरएमएस मीटर हो तो उसमें भी आपको एसी पे ही ये काम करता है। तो आरएमएस मीटर यानी कि जिसमें भी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकाली जाती है वो सभी एसी पे निर्भर करेंगी। किस पे निर्भर करेंगे मित्रों, वो सभी एसी पे निर्भर करेंगे। तो इस स्थिति में हम लोग अगर इसको सॉल्व करें, जैसे हमें पीएमएमसी की रीडिंग चाहिए, पीएमएमसी यानी कि हम बोलते हैं करंट इन पीएमएमसी, तो बराबर ही किस पे निर्भर करेगा, डीसी करंट पर, और डीसी कितना आ गया अपने पास -8 एम्पियर, है ना। अगर हमसे बोले करंट इन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट या करंट इन आरएमएस मीटर, इसकी बात करें तो क्या करेंगे, √ डीसी का स्क्वायर यानी कि डीसी का स्क्वायर और AC बाय √2 का होल स्क्वायर, यानी कि जहां पर भी AC है उसका 1/√2 यानी कि आरएमएस वैल्यू उसका स्क्वायर। तो √ क्या करेंगे, √ -8 का स्क्वायर + 6/√2 का स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि √ यहाँ पे आएगा 64 और यहाँ पर आएगा 36/2 यानी कि 18, और यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास मिलेगा √82। क्या मिलेगा मित्रों, √82, और √82 को हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे, तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर लेकिन ऑप्शन आपको या तो गड़बड़ दी है या फिर क्वेश्चन में गलत टाइपिंग कर दी गई है। सॉरी, देखिए क्वेश्चन ही में गलत टाइपिंग कर दी गई, वही मैं कह रहा हूँ आंसर आपको क्यों नहीं मिल पा रहा। तो यहाँ पर कोई बात नहीं, हम लोग उसको करेक्ट कर देते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है बहुत बड़ा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था इसमें लिखा था 6√2, क्या लिखा था मित्रों, 6√2 यहाँ पे लिखा हुआ था क्वेश्चन में, कोई बात नहीं। तो हम लोग जनरली इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अपने पास कितना आएगा, ये 6√2 अपने पास था ही, है ना, इसमें अपने पास ये था, तो इसको मैं हटा देता हूं और हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे फिर से, कोई दिक्कत नहीं। तो √ यहाँ पर अपने पास कितना है, -8 का स्क्वायर, और ये कितना आ गया अपने पास 6√2/√2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा आपके पास 64 और ये आ गया 6 का स्क्वायर यानी कि 36, और √ आया अपने पास 100 यानी कि आपको मिल गया यहाँ पे 10। तो अगर हम लोग ध्यान से इसमें देखें, रीडिंग्स को अगर चेक करें तो आपको सबसे पहले क्या बात की गई थी, पीएमएमसी। तो पीएमएमसी के लिए आपको कितने आई, डीसी के लिए अगर बात कर रहे हैं तो पीएमएमसी केस में अपन को कितना मिल रहा है, तो पीएमएमसी
है ना। इसमें करंट आ रही है आपके पास कितना -8। इसके बाद मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं या फिर हम लोग RMS मीटर की बात कर रहे हैं, इन दोनों की स्थिति में आपको कितना मिल रहा है, आपको मिल रहा है 10। तो आंसर क्या होगा आपके पास -8 है ना, क्योंकि सबसे पहले इसकी पूछी, ट्रू वैल्यू 10, फिर आपको मूविंग आयरन 10, यानी कि -8 10 10, तो -8 10 10 यानी कि ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। यहाँ पे डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या आंसर करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आपको ये क्लियर अच्छे से हो गए होंगे। ठीक है, ये चीज हमें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए थी, समझ में आना चाहिए थी। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, द स्फीयर ऑफ अ रेडियस ऑफ 0.1 मीटर हैज अ चार्ज ऑफ इतना। ठीक है, आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है इनसाइड, है ना। तो हम लोग पोटेंशियल की बात करेंगे। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो आपको मालूम है पोटेंशियल का फॉर्मूला B बराबर तो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q/R। देखिए इसी फॉर्मूले में बेस्ड कितने क्वेश्चन आ गए इसमें, 4 से 5 क्वेश्चन आ गए। यस, 4 से 5 क्वेश्चन इसमें पूछ लिए गए। अगर आपको इनका आइडिया नहीं होता तो आप कैसे इन क्वेश्चंस को करते। ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो अगर ये तो आपके 12th लेवल के क्वेश्चन है, ये 9 × 10⁹ होता है, बिल्कुल 12th लेवल के क्वेश्चन। क्यू यहाँ पे कितना दिया है, 4 दिया है, 0.04 × 10⁻⁻6 है ना कूलम। आर कितना है अपने पास, 0.1, तो ये कितना हो गया आपका 0.36 और ऊपर हो जाएगा 10⁻³ अपॉन यहाँ पर है 0.1, यानी कि अपन को मिल गया है 3.6 × 10⁻³ यानी कि हम लोग बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कितना हो जाएगा, ये 3600 वोल्ट। कितना हो जाएगा दोस्तों, 3600 वोल्ट। तो 3600 वोल्ट इज योर करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे गए थे, बिल्कुल बेसिक लेवल के। अभी कुछ इसमें टफ लेवल के भी हैं, कुछ सिंपल भी हैं, या पेपर का लेवल जो है मॉडरेट है। जब आप दोनों पेपर को लगा लेंगे तो आप एक अंतर इसमें समझ पाएंगे कि सर इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए, है ना। तो दोनों तरीके के क्वेश्चन इसमें सिंपल भी हैं, कठिन भी हैं, सब प्रकार के हैं, बस आपको अच्छे से लगाना आना चाहिए, है ना। नोट करते जाओ जल्दी से भी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन बोला गया है। ठीक है, देखो मित्रों इस क्वेश्चन में क्या बोला गया अपन से, इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि भैया आपको इंडक्टेंस को मेजर करना है। क्या मेजर करना है, इंडक्टेंस। अब इंडक्टेंस में मेजर जो करना है तो सबसे, है ना, फॉर मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस ओवर अ वाइड रेंज आर, तो सबसे ज्यादा किन मेथड का उपयोग किया जाता है इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए। तो पहले तो आपको मैं एक क्रम बता दूं, ठीक है। एक होता है आपका जो सबसे पहला दिया गया मैक्सवेल ब्रिज। ये मैक्सवेल ब्रिज जो रहता है, ये जो मैक्सवेल ब्रिज है ये आपका मीडियम क्वालिटी फैक्टर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि इसका मतलब हो सकता है मीडियम इंडक्टेंस को मेजर करता है। किसको मेजर करता है, मीडियम इंडक्टेंस। इसके बाद आता है ओम्स ब्रिज। जो ओम्स ब्रिज है इसका जो क्वालिटी फैक्टर होता है 1 से बहुत कम होता है। कैसा होता है, 1 से बहुत कम, यानी कि वेरी लो या लो और वेरी लो इंडक्टेंस, लो इंडक्टेंस, या आप कह सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिटेक्ट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ध्यान से सुनेंगे एक कॉन्सेप्ट को। तीसरा इसमें बोला हे ब्रिज। तो हे ब्रिज का उपयोग करते हैं हम लोग लार्ज इंडक्टेंस को मेजर करने के, लार्ज और हाई इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, लार्ज और हाई इंडक्टेंस। और चौथा अपने पास है एंडरसन ब्रिज। कौन सा है, एंडरसन। तो एंडरसन का उपयोग 1 से कम, बस, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं लो इंडक्टेंस, सिर्फ लो इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए उपयोग करते हैं। तो सर आपने एक और भी तो बताया ओम्स ब्रिज, इसका भी तो करते हैं, लेकिन ये बहुत ही लो होता है, वेरी लो, वेरी लगाया ना मैंने आगे, वेरी लो, ये वेरी लो, बहुत ही कम, या म्यूचुअल इंडक्टेंस या फिर इंक्रीमेंटल इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए भी ओम्स ब्रिज का उपयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, तो ओम्स ब्रिज, या इंक्रीमेंटल इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, इसी का उपयोग हम लोग कर देते हैं। ठीक है, समझ पा रहे होंगे कैसे क्वेश्चंस कर रहे हैं, है ना, समझ पा रहे होंगे आप लोग। और जिन बच्चों ने पेड कोर्सेज लिए हैं वो तो एक एक चीजों को समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग सिंसियर वे में एक एक क्वेश्चंस को लगाते हैं, है ना।
तो ये आपका पार्ट है। तो चलिए इसकी बात करते हैं। अब हमको बताना है कि सबसे ज़्यादा, तो आपको मैं बता दूं हाई रेंज को मेजर करना है। तो हाई रेंज के लिए हम लोग किस किस का उपयोग करते हैं? तो हाई रेंज के लिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं हेवरेज की। तो तीसरा, यानी कि तीसरा किस में है? तो तीसरा पॉइंट आपका बी में है और सी में है। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग डी और ए तो ऑप्शन लेंगे नहीं, डी और ए तो आप ऑप्शन लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे डी और ए ऑप्शन? बताइए, कोई बता सकता है डी और ए कोई ऑप्शन नहीं लोगे? डी नहीं लोगे आप, ए नहीं लोगे। इसमें पूछा है क्योंकि क्वेश्चन में वाइड रेंज है ना, वाइड रेंज यानी कि सबसे ज्यादा हम लोग किसका उपयोग कर रहे हैं? वाइड, है ना, वाइड रेंज किसकी है इन इंडक्टेंस में मेजर करने के लिए? तो बता दिया आपका। देखो इसको डीपली इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि इंडक्टेंस मेजरमेंट से बहुत क्वेश्चन बनते हैं बेसिक लेवल के, और इस कॉन्सेप्ट में सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं बिल्कुल। ये आपको मैंने पूरा एक्सेप्ट कर दिया, बता दिया, समझा दिया, एनालिसिस करवा दिया। तो यहां पर हे ब्रिज ऐसा ब्रिज है, इस हे ब्रिज का उपयोग हाई इंडक्टेंस को मेजर करते हैं। फिर इसमें लिखा है साथ ही साथ दूसरा पॉइंट यानी कि ओन्स ब्रिज, फिर लिखा है इसके साथ ही साथ चौथा यानी कि एंडरसन ब्रिज। तो हम लोग वाइड रेंज में हे ब्रिज और एंडरसन का उपयोग कर लेते हैं, यानी कि ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, एंडरसन हो गया लो इंडक्टेंस, और अगर हाई इंडक्टेंस की बात कर देंगे तो हे ब्रिज, है ना। तो इसी का मेन उपयोग किया जाता है हाई या लो के लिए, यानी कि सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं हम लोग हाई और लो के लिए। हाई के लिए हे ब्रिज का और लो के लिए किसका? एंडरसन ब्रिज का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दे दिया गया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। लेकिन देखिए इन क्वेश्चन में यूपी पीएससी ने बहुत बड़ी बड़ी गड़बड़ियां की हैं। गड़बड़ियां क्या की हैं? इसने क्वेश्चन में प्रिंटिंग की गड़बड़ कर दी गई है। ऐसे करीब 7 से 8 क्वेश्चन इस पेपर में हैं जो कि गलत प्रिंट कर दिए गए हैं। छोटी छोटी कमियां हैं जिनके कारण से बच्चे इसका आंसर नहीं निकाल पाए, टाइम बहुत वेस्ट हुआ, और उसमें से वो किसी भी ऑप्शन में आंसर नहीं मिल पाएगा इस तरीके से, है ना। लेकिन अभी तक आंसर की भी जारी नहीं हुई है। जब मैं इसका सॉल्यूशन दे रहा हूं, यूपी पीएससी ने आंसर की जारी नहीं की है। आज मैं इसको पेपर जो दे रहा हूं आपको 29 तारीख को, 29 दिसंबर को हम लोग यहाँ पे पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, और यूपी पीएससी ने अभी तक कोई भी आंसर की यहाँ पे आपको जारी नहीं करी है। तब भी मैं आपको एक एक पेपर का सॉल्यूशन दे रहा हूँ। सॉरी, 28 दिसंबर को मैं आपको इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ। देखिए कितनी जल्दी। तो आप ध्यान देंगे, जबकि मैकेनिकल की आ गई है, इलेक्ट्रिकल की नहीं आई, तो आप मैच भी कर लेना, आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही मिलेगा। ठीक है, जो भी यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो इसे अगर ध्यान से देखें तो देखिए इसमें बोला है कि कौन सी इक्वेशन सही है डेल्टा स्क्वायर के लिए। तो देखो डेल्टा स्क्वायर, पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, डेल्टा स्क्वायर कहलाता है लाप्लासियन ऑपरेटर। क्या कहलाता है? लाप्लासियन ऑपरेटर। और ये एक प्रकार का स्केलर होता है। कैसा होता है? स्केलर। एक होता है वेक्टर। अगर डेल्टा अकेले की बात करें तो ये वेक्टर कहलाता, और डेल्टा वेक्टर का वेक्टर के साथ अगर प्रोडक्ट कर दिया जाए तो वो स्केलर बन जाता है। तो यहां पर जो इक्वेशन दी गई है ये एक्स वाई के फॉर्म में दी गई। किसके फॉर्म में? एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो एक्स वाई जेड में तो ये इक्वेशन सही है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, यानी कि ये पॉइंट तो करेक्ट है। दूसरा पॉइंट इसमें बोला, इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया? कह रहे बताओ इनमें से कौन सा, ये 4 पॉइंट दे दिए, तो कौन सा सही है? पहला दूसरा, पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा, या पहला और फिर इसमें ऑप्शन पहला या फिर तीसरा, है ना। इसको हम लोग सही कर देंगे, पहला या फिर तीसरा। ये आपके 3 ऑप्शन है, पहला या तीसरा, है ना। ये इसमें प्रिंटिंग गड़बड़ थी, तो चलो कोई नहीं। तो हम लोग इसको देख रहे हैं, तो इसको देखिए, तो यहाँ पे 1 अपॉन रो, यहाँ पे रो, ये गड़बड़ है, ये नहीं होता, ये नहीं होता। ये किस में होता? R5Z सिलेंड्रिकल में पूछ रहे हैं। तो सिलेंड्रिकल में कौन? सिलेंड्रिकल में। लेकिन ये सिलेंड्रिकल में कैसा है? गलत है, ये सिलेंड्रिकल में नहीं होता, है ना। ये सिलेंड्रिकल में नहीं होता। तो आपसे तो ये पूछा गया है ना, लेकिन आपसे पूछा है, एक आपको दे दिया ये वाला XYZ जो लिखा है, इसको बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन फॉर्म। R5Z जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग सिलेंड्रिकल फॉर्म। R θ जो होता है इसको बोलते हैं स्फेरिकल फॉर्म, है ना। जिन बच्चों को जानकारी नहीं है उनके लिए मैं लिख देता हूँ, एक एक चीज आपको समझ में आ जाए। इसको बोलते हैं भैया हम सिलेंड्रिकल फॉर्म, यस, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स इसको बोलते हैं हम लोग। सॉरी मैंने गलत लिख दिया आपके लिए यहाँ पे, इसे हम सिलेंड्रिकल नहीं, इसको बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन, है ना। क्या बोलते हैं भैया? कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, या फिर रेक्टेंगुलर फॉर्म। ये होता है आपके पास सिलेंड्रिकल फॉर्म, सिलेंड्रिकल फॉर्म। और ये वाला जो होता है ये होता है स्फेरिकल फॉर्म। कौन सा? स्फेरिकल फॉर्म। कौन सा? ये वाला, यानी कि जिसमें R θ φ हो। स्फेरिकल में क्या होता? R θ φ। ध्यान से समझेंगे। सिलेंड्रिकल में क्या होता? R φ Z। कार्टेशियन में क्या होता? X by Z। ये आपका होता है,
ये आपके इसमें चलते हैं, पहली बात तो ये आपके इसमें चलते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन पहचानना है, तो इसके लिए भैया ये क्वेश्चन सही है लेकिन ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है। डेल्टा स्क्वायर इसके लिए बात करेंगे, रो से रो कटता है, ये 1/रो आता है, 1/रो, ये क्वेश्चन सही है, ठीक है। इसके लिए बात करेंगे, ये क्वेश्चन आपकी गलत हो जाएगी, यानी कि ये क्वेश्चन आपकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर आर स्क्वायर तो होता है लेकिन यहाँ पे ये फैक्टर नहीं होता, यहाँ पे आर साइन थीटा अकेला होता है, यहाँ पे सिर्फ आता है अंदर आर और बाहर आर, सॉरी यहाँ अंदर आर नहीं, यहाँ पे सिर्फ आता है यहाँ आर, ठीक है। तो आपकी ये सही हो गई। तो ये क्वेश्चन में आपको 1 और 3 सही मिलेंगे, यानी कि ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो आपको कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आप यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे, डी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर, है ना। तो अपन को ये आइडिया अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार, और आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, देखेंगे आप बहुत अच्छे से क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखेंगे, ठीक। तो चलिए इस क्वेश्चन में देखो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। इसमें बोला है 3 फेज 500 वोल्ट मोटर लोड हैज अ पावर फैक्टर ऑफ 0.4, ठीक है साहब, इतनी दे दी है। आर कनेक्टेड टू मेजर रीड 20 किलोवाट 10 किलोवाट, व्हाट इज द रिएक्टिव पावर। आपको रिएक्टिव पावर पूछ ली गई है दोस्तों, देखिए आपको पता होना चाहिए रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर होती है, एक होती है एक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है √3 W1 माइनस W2, बस। तो √3 होता है 1.732 और W2 कितना है 20 किलोवाट माइनस 10 किलोवाट। तो हम लोग कर देंगे 10 आ जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई 17.32 किलोवाट, है ना, 17.32 किलोवाट, यानी कि ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। यहाँ पे इतना आ जाएगा। अगर आपसे पूछ लेते एक्टिव पावर, क्या एक्टिव, सॉरी ये मात्रक किस में होता है? केवीएआर, हमेशा रिएक्टिव का केवीएआर में होता। अगर एक्टिव पावर आपसे पूछता तो एक्टिव पावर बराबर होता है W1 माइनस W2, सिर्फ W1 प्लस W2। तो यहाँ पे कितना आता है, दोनों को जोड़ देते आप, 20 किलोवाट प्लस 10 किलोवाट, तो आपका आंसर कितना आता है 30 किलोवाट। तो यहाँ पे किलोवाट, यानी कि एक्टिव पावर हमेशा किलोवाट में होगी, रिएक्टिव हमेशा किस में होगी? केवीएआर में होगी। किस में होगी? केवीएआर में। तो यहाँ पर केवीएआर में ही ऑप्शन थे, आपको पता है 17.32, लेकिन जिनको भी आइडिया नहीं है वो जनरली गड़बड़ कर देते हैं, इनको ऐड करके 10 पे भी टिक लगा दिया होगा कई बच्चों ने, तो वहां पे ये क्वेश्चन गड़बड़ हो गया, वहां पे दोस्तों क्या हो गया? क्वेश्चन गड़बड़ हो गया ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वायर्स कंडीशन जीना डायोड इज यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो किस स्थिति में जीना डायोड जो होता है वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है? बच्चों वाला क्वेश्चन दोस्तों पूछ लिया गया यहाँ पे। अपन को मालूम होना चाहिए वोल्टेज रेगुलेटर जीना डायोड ही होता है, ये तो आपको मालूम ही बहुत अच्छे से। लेकिन जीना डायोड किस पर काम करता है? जीना डायोड जो होता है ये हमेशा रिवर्स बायस पर काम करता है। किस पर काम करता है दोस्तों? रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस का मतलब, रिवर्स बायस का मतलब इस साइड नेगेटिव दिया, यहाँ पे पॉजिटिव दिया, है ना। आपने इस साइड, ये एनोड है, ये आपका कैथोड है, लेकिन हमने क्या दिया? VA के जस्ट उल्टा दे दिया, हमने अपोजिट बैटरी लगा दी। और जब आपने इसमें अपोजिट बैटरी लगा दी तो ये क्या बन गया? आपका रिवर्स बायस। ये क्या बन गया? रिवर्स बायस। यानी कि रिवर्स बायस में जीनो डायोड क्या होता है? एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है, ठीक है ना। और क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि वोल्टेज रेगुलेटर कौन सा डायोड काम करता है? जीनो डायोड काम करता है, एवलांचे डायोड, शॉर्टकी डायोड, टनल डायोड, तो भी हम ये लगा देते हैं, ठीक है। तो अपन को ये आइडिया अच्छे से होना चाहिए। तो रिवर्स बायस इज योर करेक्ट आंसर। आगे बोला है, टू पैरेलल कंडक्टर कैरी द सेम करंट इन द सेम डायरेक्शन, व्हाट काइंड ऑफ म्यूचुअल फोर्सेस दे विल बी एक्सपीरियंस। जब एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो क्या होगा दोस्तों? अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? अट्रैक्शन। और जो अपोजिट डायरेक्शन में तो रिपल्सन होता है। नेक्स्ट, डीसी कम्युलेटिव मोटर का क्वेश्चन दिया है। डीसी कम्युलेटिव मोटर डिलीवर अ रेटेड लोड टॉर्क, है ना। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा समझते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था यूपीपीएससी के द्वारा, और इस क्वेश्चन को देखिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या बोला गया, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का क्वेश्चन है, और डिलीवर अ रेटेड टॉर्क रेटेड स्पीड इफ द सीरीज फील्ड इज कैसी? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट, अगर सीरीज फील्ड को हम कैसे कर दें? सीरीज फील्ड को करना है शॉर्ट, सीरीज फील्ड शॉर्ट कर दी जाती।
कम्युलेटिव कंपाउंड मालूम है आपका, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड शंट मोटर, सीरीज एंड शंट मोटर, इसी को हम लोग शॉर्ट शंट मोटर भी हम लोग कह देते हैं। चलो भाई, इस तरीके से कॉम्बिनेशन कर दिया आपने, इसको शॉर्ट कर दिया, ठीक है। द आर्मेचर करंट एंड स्पीड, तो आर्मेचर करंट और स्पीड पर क्या असर पड़ेगा, करंट और स्पीड पर क्या असर पड़ेगा। करंट स्पीड का बात कर रहे हैं दोस्तों, देखो ध्यान से समझना, अगर हम सीरीज बाइंडिंग को शॉर्ट कर दें, इसका मतलब आपके पास जो सीरीज रेजिस्टेंस होता है, उस सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू शॉर्ट हो जाती है। कैसी हो जाती है, सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू शॉर्ट मतलब जीरो हो जाती है। कितनी हो जाती है, 0 ओम। कितनी हो जाती है, 0। और अगर सीरीज में ये सीरीज मोटर कैसी, आपको मोटर कनेक्शन कैसा होगा, ये मोटर कनेक्शन होता, ध्यान से समझेंगे, ये ब्रश लगे होते हैं, इस तरीके से हम लोग इसको बना देते, RSH RSE, ये RM होता है, आपको सभी को अच्छे से मालूम है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा कलरफुल कर दूंगा आपके लिए, ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं। ये आपको मोटर बोला गया है, तो मोटर है तो हम लोग सप्लाई देंगे, यहाँ से B सप्लाई देते हैं, इस तरीके से काम करता है। तो इसमें जो करंट होगी वो कौन सी होगी, ISE करंट होगी, ध्यान से समझेंगे, ISE करंट होगी। तो इसमें यही तो बोला है, आर्मेचर करंट, इसी ISE करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्मेचर करंट बोलते हैं मित्रों। क्या बोलते हैं, आर्मेचर करंट, इसी को आर्मेचर करंट बोल देते हैं। तो इसमें जो करंट आने वाली है ना, ये कौन सी करंट है, आर्मेचर करंट है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि सीरीज फील्ड इज शॉर्ट, यानी कि RSE 0, यानी कि RSE की वैल्यू हो गई 0। RSE की वैल्यू 0 हो गई, यानी कि रेजिस्टेंस कम हुआ, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हुई, इसका मतलब ISE की वैल्यू बढ़ जाएगी। कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो और किसकी वैल्यू बढ़ेगी, IA की वैल्यू बढ़ेगी, IA की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। और हमको एक बहुत अच्छे से एक रिलेशन मालूम है DC मोटर में, कि EB बराबर 5PNZ/60A, पता है ये आपको। और जो टोटल अपने पास पावर होती है, टोटल पावर होती है, वो होती है अपने पास EVIA। तो यहां पर मिलेगा आपको 5PNZ/60A इंटू IA। तो आप हमें पता चलेगा इसमें कि भैया यहां पर जो स्पीड है और आर्मेचर करंट, इसका प्रोडक्ट आपका टोटल पावर के प्रोपोर्शनल होता है। तो पावर इज जस्ट प्रोपोर्शनल टू द स्पीड एंड आर्मेचर करंट। तो अपन को पहली बात तो ये रिलेशन पता होना चाहिए, पहली बात तो आपको एक रिलेशन ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अगर इस रिलेशन की जानकारी है तो आप क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, डील कर पाओगे। तो यहाँ पर ये पावर इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड एंड आर्मेचर, तो इसके प्रोपोर्शनल हो गई। तो हमने क्या बोला कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग, ध्यान से समझेंगे, क्या बोला, सीरीज फील्ड। सीरीज फील्ड कैसी हो गई, शॉर्ट। शॉर्ट मतलब 0, और ये 0 तो आर्मेचर करंट इंक्रीज, सीरीज करंट इंक्रीज, और सीरीज करंट इंक्रीज तो स्पीड डिक्रीज। इसका मतलब यहां पर इस स्थिति में IA इनवर्स प्रोपोर्शनल हो गया इसके, यानी कि सर इसमें आप करंट बढ़ाएंगे तो स्पीड कम हो जाएगी। कब, जब सीरीज फील्ड होगी। कैसी फील्ड, सीरीज फील्ड कैसी होगी, लेकिन जब सीरीज फील्ड ये आपकी शॉर्ट होगी। सीरीज फील्ड कैसी होगी, 0, यानी कि शॉर्ट हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, शॉर्ट। जब ये शॉर्ट हो जाएगी, तो अगर ये शब्द लिखा शॉर्ट कर दिया, तो भैया इसमें जो करंट है वो इंक्रीज, जो स्पीड है वो डिक्रीज, यानी कि इंक्रीज एंड डिक्रीज रिस्पेक्टिवली। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात, नोट कर लीजिए। है ना, पूरे YouTube पर कोई इतने अच्छे से नहीं समझाएगा एक एक क्वेश्चन को, जो आपको इस तरीके से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, डील करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग आगे, मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर आप लोग पॉज करके नोट कर सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला गया, क्या बोला गया, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द NPN ट्रांजिस्टर। इसमें से इनकरेक्ट बताइए NPN ट्रांजिस्टर में, है ना। तो चलिए क्वेश्चन को सबसे पहले मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ताकि हम लोग आराम से इसके सॉल्यूशन को भी आराम से समझ पाएंगे कि क्या कहने का मतलब है क्वेश्चन का। ठीक है, ठीक है, देखेंगे। चलिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखें। कह रहे सिलेक्ट द इनकरेक्ट, इसमें से गलत कौन सा हो जाएगा, ये अपन को यहाँ पे फाइंड कर देना है।
ठीक है, तो हम लोग एक बार बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्ट पूछ लिया। इन एनपीएन ट्रांजिस्टर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आर होल्स, गलत, ये संभव है ही नहीं, पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि अगर हम लोग बात कर रहे हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर की तो यहां पे इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर्स में होंगे, ना कि होल्स, तो ये तो हो ही नहीं सकते। अगला बोला है इन एनपीएन ट्रांजिस्टर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आर इलेक्ट्रॉन, यस ये तो बिल्कुल करेक्ट है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हमको दिख रहा है। अच्छा, अगली बात क्या कह रहे हैं, मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज हायर देन द होल्स, ये भी सही है यार, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा होगी होल से। अगला क्या बोल रहा है, एमीटर एरो शोज डायरेक्शन फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट, यस जो एमीटर शो करता है वो डायरेक्शनल ऑफ कन्वेंशनल करंट को शो करता है। चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि सर आपने जो बताया इसमें पूछा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये बताना है, तो ये भी सही लग रहा आपको, तो ये भी सही लग रहा आपको, ये भी सही लग रहा, ये गलत लग रहा है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, तो हम लोगों को ये जानकारी होना चाहिए ऐसा क्यों। देखिए हम लोग समझते हैं, इसको ध्यान से समझेंगे, मैं यहाँ पे आपको साइड में बता दे रहा हूं, ठीक है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता कैसा है, होता कैसा है भैया, दिस इज कॉल्ड अ एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड इट इज अ बेस, ये बेस है, ये एमीटर है, ये आपका कलेक्टर है, और इसके बीच में हम लोग देते हैं एमीटर टू बेस सप्लाई। कौन सी सप्लाई देते हैं, एमीटर टू बेस सप्लाई। इसके बीच कौन सी सप्लाई देते हैं, कलेक्टर टू बेस सप्लाई। इसके बीच में हम लोग कलेक्टर टू बेस सप्लाई दे देते हैं। कौन सी सप्लाई देते हैं मित्रों, कलेक्टर टू बेस। अच्छा, आपने बताया कि एनपीएन ट्रांजिस्टर है, सर एनपीएन कैसे है, एनपीएन ट्रांजिस्टर जो होता है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डायोड in anti-parallel direction to opposite to each side. Okay, so it is a emitter, it is a base और it is a collector। ये ऐसा जो कॉम्बिनेशन अपन ने बनाया ना, यही तो है एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब सर ये है कैसे एनपीएन ट्रांजिस्टर, भैया ये आपका P होता है, ये N होता है, ये PN होता है। देखिए PN एंटी पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन है ना, अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में सबसे ज्यादा आपको क्या दिख रहे हैं, सबसे ज्यादा तो सर हमें एन दिख रहा है यहाँ पे। दैट मीन्स एन का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स। एन का मीन्स क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स। और यानी कि पी क्या शो करते हैं, दैट्स कॉल्ड द होल्स। इनको होल्स बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे अपन, इलेक्ट्रॉन्स। इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि भैया कि इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर में होंगे, होल्स नहीं हो सकते, इसीलिए तो ये गलत लगाया। दूसरा लिखा है मेजॉरिटी कैरियर में कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन, ये सही है। अगला मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज हायर देन द होल्स, यस इलेक्ट्रॉन के मूव करने की क्षमता होल्स की अपेक्षा ज्यादा होती है, ठीक है। और लास्ट बोला है एमीटर एरो शो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करेंट्स। देखो ये है ना डायरेक्ट, ये किसको शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल, लो भाई डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट इसको शो कर देगा, ठीक है। तो ये क्लियर।